हे हेलो मेरे सीए इंटर के दोस्तों। तो आज अपन अपने ऑडिट रेक्टिफिकेशन सीरीज के चैप्टर नंबर 2 पे पहुंच चुके हैं। तो जिसको नहीं पता, जो वापस डायरेक्ट सेकंड चैप्टर पे आया है फर्स्ट वीडियो देख के बिना, तो मैं उसको बता दूं अपन इसके अंदर क्या करने वाले हैं। जैसा मैंने फर्स्ट वीडियो में समझाया था चैप्टर नंबर 1 में कि इधर में पूरा एग्जाम ओरिएंटेड चलने वाला हूं। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक मेनली लोगों को रटने में प्रॉब्लम होती है, तो मैं आपको यहाँ पे रटाऊंगा। समझाने का पर्पस मेरा बिल्कुल नहीं होगा। रीजन बीइंग आईसीआई को चाहिए एग्जैक्ट आंसर, एग्जैक्ट कीवर्ड एंड एग्जैक्ट हेडिंग। तो मैं यहाँ पे केवल रटाने पे फोकस दूंगा। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ तुम पहले से ही ऑडिट समझे हुए हो, तो ओनली रटने के पर्पस से इधर, क्योंकि जब तक तुम रटोगे नहीं, जब तक एग्जैक्ट आंसर नहीं लिखोगे, तब तक तुमको मार्क्स नहीं देगा आईसीआई। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। और इतनी गारंटी मेरी होगी, तुम वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहो, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक तुमको याद हो जाएंगे। ओके, चैप्टर नंबर 2 दैट इज ऑडिट स्ट्रेटेजी प्लानिंग एंड प्रोग्राम। सो ये पढ़ लेना, तुम थोड़ा बहुत पता पड़ेगा तुमको क्या है ये नोट्स तुमको फ्री में मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे एंड द लिंक ऑफ माय टेलीग्राम चैनल इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो सबसे पहले अपन आते हैं process of establishing the overall audit strategy assist auditor to determine subject complications of such matters such as, मतलब ऑडिट स्ट्रेटेजी किस किस में ऑडिटर को कौन कौन से मैटर पे हेल्प करती है या कौन कौन से मैटर डिसाइड करने होते हैं ऑडिट स्ट्रेटेजी के अंदर। तो मेनली अपन को ऑडिट स्ट्रेटेजी में क्या क्या मैटर डिस्क्राइब करने पे समझाऊंगा नहीं केवल हटाने पे। रिसोर्सेस को, रिसोर्सेस क्या होते हैं एक ऑडिट टीम के पास, मतलब एक ऑडिट फर्म के पास, सीए फर्म के पास रिसोर्सेस क्या होते हैं, उसके एम्प्लॉय ही उसके रिसोर्सेस होते हैं, उसके एम्प्लॉय ही उसके रिसोर्सेस है। तो रिसोर्सेस को कब कहा कितना अलोकेट करना है, कब कहा कितना, क्या कब कहा कितना, कब कहा कितना अलोकेट करना है, कब कहा कितना अलोकेट करना है रिसोर्सेस को, मतलब एम्प्लॉय को कब कहा कितना अलोकेट करना है। फिर कब कहा कितना अलोकेट करने के बाद एंड के अंदर सबको कोऑर्डिनेट कर दो, एंड के अंदर सबको कोऑर्डिनेट कर दो। वापस बता रहा हूं, पहले बताया हुआ वैसे मैंने कि मैं जो यहाँ पे बोलूंगा बताने के लिए, मतलब यहाँ पे याद कराने के लिए चीज बोलूंगा, हो सकता है उसका मतलब दूसरा हो, पर मैं तुमको याद कराने के लिए वो कुछ भी बोल जाऊंगा इन द सेंस, मतलब मीनिंग उसका और कुछ हो सकता है। ओके, सो कब कहा कितना, कब कहा कितना एम्प्लॉय को कब कहा और कितना अलोकेट करना है, कब कहा कितना, और बाद में उनको सबको कोऑर्डिनेट करो, बाद में उन सबको कोऑर्डिनेट करो। सो कब मतलब टाइमिंग ऑफ डिप्लॉयमेंट, when the resources are deployed, रिसोर्सेस कब डिप्लॉय करने हैं, इंट्रीम स्टेज पे करने हैं, वेदर क्या इंट्रीम स्टेज पे करने हैं या फिर कट ऑफ डेट पे, कट ऑफ डेट जनरली ईयर एंड होती है। सो व्हेन कब, कब मतलब कब डिप्लॉय करना है, ईयर एंड पे या इंट्रीम पे, ये कट ऑफ पे इंट्रीम पे, व्हेन द रिसोर्सेज आर डिप्लॉय, कहां डिप्लॉय करना है, कौन से एरियाज के अंदर जहां हाई रिस्क वहां ज्यादा करना है, कब कि व्हेन डिप्लॉय, मतलब कब डिप्लॉय करना है, व्हेन टू डिप्लॉय, कहा कौन से एरिया पे, हाई रिस्क एरिया पे ज्यादा करना है, कितना अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज टू अलोकेट टू स्पेसिफिक ऑडिट एरिया, कितना कौन से एरिया पे देना है, मतलब कितना रिसोर्सेज किस एरिया पे डालना है, हाई रिस्क होगा तो हाई ज्यादा रिसोर्सेज लगाने पड़ेंगे, एंड में उन सबको कोऑर्डिनेट करना है। कोऑर्डिनेट करना है, मतलब हाउ सच रिसोर्सेज आर बी डायरेक्ट मैनेज सुपरवाइज, डायरेक्ट सुपरवाइज मैनेज, डायरेक्ट सुपरवाइज मैनेज, इसको कोऑर्डिनेट, डायरेक्ट सुपरवाइज मैनेज, डायरेक्ट सुपरवाइज मैनेज, डायरेक्ट सुपरवाइज मैनेज, कब कहा कितना, फिर उसको कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट मतलब डायरेक्ट सुपरवाइज मैनेज, कब कहा कितना, कब कहा कितना। ओके, चलो नेक्स्ट। एंड देन प्लेन शुड बी मेड टू कवर अमंग अदर थिंग्स, जो आप प्लेन बनाएंगे वो क्या क्या कवर होना चाहिए। तो उसके अंदर आप जो प्लेन बनाना है, तो पहले मेरे को देखना पड़ेगा कि क्लाइंट कैसा है, पहले मुझे क्या देखना पड़ेगा, क्लाइंट कैसा है। मेरे को अगर ऑडिट का प्लेन बनाना है मेरे ऑडिट का, तो मैं ऑडिट का प्लेन हर सबके लिए अलग अलग होता है ना यार, ईपीसी इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल कंपनी है, फूड इंडस्ट्री है, उसके प्लेन को समझना पड़ेगा ना, सामने वाला कौन है उस हिसाब से प्लेन बनाऊंगा, वरना सबकी ऑडिट सेम तरीके से नहीं हो सकती। सबसे पहले सामने वाले को समझना पड़ेगा, सामने वाला कैसा है, मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सामने वाला कैसा है वो समझना पड़ेगा, उसने कौन से अकाउंटिंग सिस्टम, अकाउंटिंग पॉलिसी लगाए हुए, उसके इंटरनल कंट्रोल क्या है, मुझे ये सब समझना पड़ेगा। वो सब समझने के बाद मुझे मेरा ऑडिट प्रोसीजर डिसाइड करना पड़ेगा, वो सब समझने के बाद में ऑडिट प्रोसीजर डिसाइड करना पड़ेगा। फिर मैं उन सबको अपनी टीम को भेज दूंगा, जाओ तुम अपने अलग अलग ऑडिट प्रोसीजर लगा के आओ, फिर एंड में उन सबको कोऑर्डिनेट कर लूंगा। ऊपर भी अपन ने कोऑर्डिनेट किया था ऑडिट स्ट्रेटेजी में भी, यहाँ पे भी अपन सबको एंड में कोऑर्डिनेट कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले मुझे क्या करना है, ऑडिट प्लेन के लिए प्लेन मेरे को क्या करना है, फिर सामने वाले को समझना है, पहले मुझे सामने वाले को समझना है।
अकाउंटिंग पॉलिसी वगैरह क्या है, इंटरनल कंट्रोल कौन से लगा रखे हैं, पहले एक्वायरिंग द नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम पॉलिसी इंटरनल कंट्रोल यहाँ पे, एंड एस्टेब्लिश द एक्सपेक्टेड डिग्री ऑफ रिलायंस, कितना रिलाय करना है इंटरनल कंट्रोल पे। अभी तुमको क्या मैं समझाने पे नहीं जाऊंगा। मेरे को देखो सामने वाला कैसा है, मतलब सामने वाले की अकाउंटिंग पॉलिसी सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल कैसा है, अकाउंटिंग पॉलिसी सिस्टम है, इंटरनल कंट्रोल कैसा है, उस हिसाब से मैं मेरे ऑडिट प्रोसीजर लगाने की भेजूंगा सामने वाले मेरे बंदों को कि जाओ इस पे ऑडिट प्रोसीजर लगा के आओ, कौन से वाले। नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म, एंटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म। फिर उसके बाद सबको कोऑर्डिनेट कर लूंगा, उसके बाद सारी टीम वालों के जिन जिन ऑडिट प्रोसीजर लगा है सबको कोऑर्डिनेट कर लूंगा, सबको कोऑर्डिनेट कर लूंगा। ओके, लेट्स मूव टू अनदर टॉपिक। बेनिफिट ऑफ एडिक्वेट प्लानिंग। प्लानिंग करने के क्या बेनिफिट होते हैं, तुम एडोक किसी की भी ऑडिट जाके नहीं करके आ सकते ना, मैंने बोला तुमको पहले प्लानिंग बनानी पड़ेगी, तो उसका बेनिफिट क्या होगा, तुम प्लानिंग बना रहे हो, टाइम बिगाड़ रहे हो क्या तुम अपना प्लानिंग बनाते हो, नहीं, वो टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो तुम, ऑडिट बहुत इफिशिएंटली हो पाएगी, तो उसका क्या बेनिफिट होगा, अगर मैं प्लानिंग अच्छे से करूंगा तो मैं एंगेजमेंट टीम को इंपॉर्टेंट तौर पे मैनेज कर पाऊंगा, एंगेजमेंट टीम को इंपॉर्टेंट तौर पे मैनेज कर पाऊंगा, एंगेजमेंट टीम को इंपॉर्टेंट तौर पे मैनेज कर पाऊंगा, एंगेजमेंट टीम को इंपॉर्टेंट तौर पे मैनेज कर पाऊंगा, एंगेजमेंट टीम को इंपॉर्टेंट तौर पे मैनेज कर पाऊंगा, एंगेजमेंट टीम को इंपॉर्टेंट तौर पे मैनेज कर पाऊंगा। तो सबसे पहले एंगेजमेंट टीम को सेलेक्ट करना, डायरेक्ट सुपरवाइज करना, कोऑर्डिनेट करना। एंगेजमेंट टीम को सबसे पहले मैंने क्या रिक्रूट करा, रिक्रूट मतलब सिलेक्शन, एंगेजमेंट टीम को सेलेक्ट करा, सेलेक्ट करने के बाद उनको काम पे भेज दिया, सेलेक्ट करने के बाद काम पे भेजा तो उनको डायरेक्ट सुपरवाइज करना पड़ेगा मुझे, क्या सबसे पहले एंगेजमेंट टीम को सेलेक्ट करा, अब उनके काम को मैंने डायरेक्ट सुपरवाइज करा, फिर उनके काम को एंड में सारे काम को कोऑर्डिनेट कर लिया, कोऑर्डिनेट हर जगह आ रहा है, ऊपर भी दो में आ गया, तीसरे इधर भी आ गया, ठीक है। सबसे पहले एंगेजमेंट टीम को सेलेक्ट करा, एंगेजमेंट टीम को इंपॉर्टेंट तौर पे मैनेज करता है, तो एंगेजमेंट टीम के रिलेटेड सारे काम, सिलेक्शन करना, डायरेक्ट सुपरविजन करना, कोऑर्डिनेट करना, इंपॉर्टेंट तौर पे, इंपॉर्टेंट मतलब इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम पे मैं जल्दी ध्यान दूंगा कि कौन सी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है तो उस पर पहले ध्यान दूंगा, इंपॉर्टेंट एरिया पे ज्यादा ध्यान दूंगा, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट एरिया, तो यहाँ पे वैसे पोटेंशियल प्रॉब्लम है, पोटेंशियल इज समथिंग लाइक इंपॉर्टेंट, ओके, सो ऐसे याद, ऐसे पोटेंशियली लिख के आना एग्जाम में, पर याद एक बार तुमको ऐसे करना है, ओके, इंपॉर्टेंट एरिया एंड पोटेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा मैं टाइमली बेसिस पे। एंगेजमेंट टीम को इंपॉर्टेंट तौर पे मैनेज करता है, प्रॉपर्ली मैनेज ऑडिट हो जाएगी मेरी, प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज एंड मैनेज ऑडिट हो जाएगी, अगर मैंने प्लानिंग अच्छी करी तो प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज एंड मैनेज ऑडिट होगी, प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज एंड मैनेज ऑडिट होगी, ठीक है, इंपॉर्टेंट तौर पे एंगेजमेंट टीम को मैनेज करता है, ठीक है। चलो, planning is not a discrete phase of an audit but rather a continual and iterative process, मतलब प्लानिंग ऐसा नहीं है कि एक बार कर दिया काम खत्म हो गया, कंटिन्यूस प्रोसेस है, एक एरिया की प्लानिंग खत्म हुई दूसरे एरिया की शुरू होगी, और एक ऑडिट की खत्म हुई अगली ऑडिट की होगी, एक साल खत्म हुआ दूसरे साल की प्लानिंग शुरू होगी, इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ऐसा नहीं कि एक बार करते काम खत्म हो गया। सो उसमें अपन को क्या क्या देखना पड़ेगा, सो कंटिन्यूसली प्लानिंग कौन करता रहता है, इसका मतलब इसको याद कराने के लिए मैं तुमको बोल रहा हूं, कंटिन्यूअसली प्लानिंग कौन करता रहता है, काम कुछ नहीं करेगा, केवल प्लानिंग ही करता रहेगा, प्लानिंग ही करता रहेगा, कंटिन्यूअसली प्लानिंग, तुमको कौन याद आएगा, कंटिन्यूअसली प्लानिंग से कौन याद आना चाहिए, मेल, कौन याद आना चाहिए, मेल, कौन याद आना चाहिए, मेल, मेल ओ, मेल ओ, मेल ओ, मेल ओ, मेल ओ, मेल ओ, मेल ओ वाला ओ, मेल ओ, ओके, सो कंटिन्यूअसली प्लानिंग कौन करता रहता है, अपन को अभी क्या करना है, जैसे क्वेश्चन आएगा कि कंटिन्यूअस प्लानिंग मतलब प्लानिंग इज नॉट अ डिस्क्रीट फेज, कंटिन्यूअस फेज सराउंडिंग, आपको ये लिखना है, तो कंटिन्यूअस प्लानिंग से दिमाग में आना चाहिए, कंटिन्यूअस प्लानिंग कौन करता है, मेल ओ, मेल ओ, कंटिन्यूअस प्लानिंग कौन करता है, मेल ओ, मेल ओ, ठीक है, तो कंटिन्यूअस प्लानिंग कौन करता है, मेल ओ, MELEO, ओके, सो MELE, मटेरियलिटी, डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी, कंटिन्यूअस बेसिस पे मुझे मटेरियलिटी बार बार डिसाइड करनी पड़ती है, एनालिटिकल प्रोसीजर मुझे बार बार डिसाइड करने पड़ेंगे हर एक बार में रिस्क असेसमेंट प्रोसेस के अंदर कि कब कहां पे कौन सा एनालिटिकल प्रोसीजर लगाना है, कंटिन्यूअसली डिसाइड करने पड़ेंगे, लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी मुझे जनरली जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीगल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मुझे बार बार लेनी पड़ेगी कंटिन्यूअसली, एक्सपर्ट का इन्वॉल्वमेंट लेना है वो भी देखना पड़ेगा, एंड अदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर से दो में आएगा, ये देखो यहाँ पे तो क्या है, एनालिटिकल प्रोसीजर टू बी अप्लाइड ऑन रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, और यहाँ पे अदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, ठीक है ना, तो MELE, एम से मटेरियलिटी, ए से एनालिटिकल प्रोसीजर, साथ बोलो तो याद होगा, एम से मटेरियलिटी, ए से एनालिटिकल प्रोसीजर, MEL से लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ई से एक्सपर्ट, ओ से अदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, अदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, ठीक है। सो ये हो गया प्लानिंग इज ए कंटिन्यूअस फेज, प्लानिंग कौन करता है कंटिन्यूअसली, मेल प्लानिंग ही करता रहता है, आगे काम नहीं करेगा, ऐसा वाला, ओके। चलो नीचे, सिग्निफिकेंट पॉइंट ऑडिटर वुड कंसीडर व्हाइल डेवलपिंग एन ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट प्रोग्राम बनाते वक्त ऑडिट
प्रोग्राम बनाते वक्त ऑडिटर क्या सिग्निफिकेंट पॉइंट दिमाग में ध्यान में रखेगा। मैं एज एन ऑडिटर कभी तुमको पता है ऑडिट प्रोग्राम बनाऊंगा ना तो मैं बहुत अच्छे से रिटर्न में डिटेल के अंदर बनाऊंगा। एक तो मैं पहले देखूंगा कि मैंने प्लानिंग क्या करी थी, पहले मैं देखूंगा प्लानिंग क्या करी थी मैंने। प्लानिंग और प्रोग्राम अलग अलग होते हैं, तुमको पता होगा ना, ठीक है ना। तो प्लानिंग मैंने क्या करी थी, तो प्लानिंग के हिसाब से मैं मेरा प्रोग्राम, प्लानिंग के हिसाब से मैं प्रोग्राम बहुत डिटेल में बनाऊंगा, बहुत डिटेल में। मैं तो भाई ऐसे करूंगा, बहुत डिटेल में बनाऊंगा और पूरा लिख लूंगा, रिटर्न में लिख लूंगा। रीजन बिंग क्यों, क्योंकि मैं भाई ऑडिट नहीं करने वाला हूं, या ऑडिट करूंगा अभी तो मैं कम करूंगा, मेरे बंदे जाके करेंगे वहां पे। मतलब पार्टनर ऑडिट नहीं करेगा, जनरली पार्टनर ठीक है रिव्यू करेगा, पर मेन तो उसकी टीम वाले ऑडिट करेंगे ना। तो अब जो मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ, अगर मैं मन के अंदर बना रहा हूँ, विदाउट रिटर्न बना रहा हूँ, डिटेल में नहीं बना रहा हूँ, तो मेरे असिस्टेंट कैसे समझेंगे ये सब, मेरे असिस्टेंट समझ ही नहीं पाएंगे। तो मुझे प्लेन, जो मैंने प्लेन बनाया था उस हिसाब से मुझे डिटेल में रिटर्न के अंदर, ऐसा डिटेल में रिटर्न के अंदर प्रोग्राम बनाना है कि मेरा असिस्टेंट भी इजीली समझ जाए। मेरा असिस्टेंट इजीली क्या समझ जाए कि कब किसको कौन सा काम करना है, कौन सा इंटरनल कंट्रोल चेक करना है, कब किसको कौन सा काम करना है, कौन सा इंटरनल कंट्रोल चेक करना है, कब किसको कौन सा काम करना है, कौन सा इंटरनल कंट्रोल चेक करना है। समझे तुम। मैं जब भी प्लानिंग, मैं भी जब भी ऑडिट प्रोग्राम बनाऊंगा तो प्लानिंग के हिसाब से बनाऊंगा, पूरा रिटर्न के अंदर बनाऊंगा, पूरा रिटर्न के अंदर बनाऊंगा और डिटेल के अंदर बनाऊंगा, ताकि मेरा असिस्टेंट भी समझ जाए कि कब किसको कौन सा काम करना है, कब किसको कौन सा काम करना है, कौन सा इंटरनल कंट्रोल चेक करना है। तो मैं प्लानिंग के हिसाब से बनाऊंगा। एक तो प्लानिंग के हिसाब से बनाऊंगा मैं मेरा प्रोग्राम। ऑडिट प्लानिंग इज आइडियली कमेंस एट द कंक्लूजन ऑफ प्रीवियस ऑडिट, प्रीवियस ऑडिट का कंक्लूजन होने के बाद, एंड अलोंग विद द रिलेटेड प्रोग्राम। ठीक है। राइटिंग में बनाऊंगा, मैंने तुमको कहा ही था रिटर्न में बनाना पड़ेगा, रिटर्न में, ताकि मेरा असिस्टेंट भी समझ जाए। ऑडिट ऑब्जेक्टिव एंड इंस्ट्रक्शन टू असिस्टेंट, इंस्ट्रक्शन टू असिस्टेंट में मैं उसके अंदर लिखूंगा कि किसको कौन सा काम करना है, कब करना है, कौन सा इंटरनल कंट्रोल चेक करना है, रिलायंस और इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल पे कितना रिलायंस करना है अपन को, कब करना है, टाइमिंग ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, टाइमिंग, कब किसको कितना काम करना है, कब मतलब टाइमिंग ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, कब मतलब टाइमिंग, इंट्रीम पे फाइनल पे कब कौन सा कितना काम करना है, कौन सा इंटरनल कंट्रोल चेक करना है, इंटरनल चेक करना है मतलब रिलायंस और इंटरनल कंट्रोल। गॉट इट। चलो नीचे, एडवांटेज ऑफ ऑडिट प्रोग्राम अभी अपन ने ऊपर पढ़ा। सिग्निफिकेंट पॉइंट में कौन सा दिमाग में रखूंगा ऑडिट प्रोग्राम बनाते वक्त, ठीक है। अब मैं कि ऑडिट प्रोग्राम बनाने की इंपॉर्टेंस क्या होगी। इंपॉर्टेंस अपन ने ये भी पढ़ी थी, प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या होगी, अपन ने ये भी पढ़ी थी प्लानिंग की क्या, एंगेजमेंट टीम इंपॉर्टेंट तौर पे एंगेजमेंट टीम को मैनेज करता है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑडिट प्रोग्राम की इंपॉर्टेंस, अब इसका एज सच ट्रिक है नहीं। देखो मैंने तुमको पहले ही बताया है, जब ज्यादा पॉइंट्स हो, 10 पॉइंट हो, पर सारे लोग एमसीक्यू और ट्रू फॉल्स पर्पस से कहीं पे भी ऐसे गेम खेल जाएगा। पर रटना किनको है एग्जाम के, 5-6 पॉइंट रट लो, मैक्सिमम 5-6 मार्क्स का ही क्वेश्चन आता है, तो 1 पॉइंट का 1 मार्क्स होता है। तो अब मैं तुमको ट्रिक के लिए इसके बताता हूँ। पहले एक तो मैंने इंपॉर्टेंट तौर पे, इंपॉर्टेंट तौर पे एंगेजमेंट टीम को मैनेज करता है। तो इंपॉर्टेंट से दो चीजें आ गई होगी तुम्हारे दिमाग में, पोटेंशियल प्रॉब्लम, इंपॉर्टेंट एरिया। सेम ऑडिट प्रोग्राम के अंदर भी जो ऑडिट प्लानिंग के अंदर इंपॉर्टेंस थी, ये 3 पॉइंट उसमें सेम रिलेटेड है। कोऑर्डिनेशन वाला भी था लास्ट वाला, डायरेक्ट सुपरवाइज मैनेज कोऑर्डिनेशन वाला, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट तो डायरेक्ट वहां से उठा लेना तुम, और प्लानिंग वाले याद हो जाएंगे। अब उसके बाद जो इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं दिमाग में रखूंगा ऑडिट प्रोग्राम बनाते वक्त, वो वाले से ही मेरे को उसी ट्रिक से थोड़ा बहुत, ट्रिक वही है पर थोड़ा बहुत उधर से आंसर सेट करना है। एग्जैक्ट सेट नहीं होगा, पर अपन को चाहिए भी 5-6 पॉइंट ही, उतने हो जाएंगे। 3 तो यही याद हो गए, 2 ही चाहिए, पर उससे ज्यादा याद करा दूंगा। मैंने क्या बोला था, रिटर्न में बनाना, डिटेल में होना चाहिए, ताकि असिस्टेंट को भी पता पड़ जाए इंटरनल कंट्रोल कब कौन सा क्या चेक करना है। गॉट इट। तो अब क्या बनाया मैंने, ताकि असिस्टेंट को भी पता पड़ जाए, ये असिस्टेंट से यहाँ पे कौन सा पॉइंट बढ़ेगा, ये। अब असिस्टेंट कैरिंग आउट द क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रहेगा, और उसके बंदे के पास, असिस्टेंट के पास, तो ऑडिट सही से करेगा, तो उसके लिए इजी हो जाएगा थोड़ा। ये दोनों पॉइंट तुमको एक साथ याद करो तो हो जाएगा वैसे, ठीक है। अदरवाइज नहीं भी करो तो नीचे आ जाओ और भी आएगा। मतलब रिटर्न में बनाना, अगर रिटर्न में नहीं होगा तो केवल एक मेंटल बेसिस पे ही चलता रहेगा काम, और वो डेंजर में ला सकता है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, रिटर्न में बनाना। ये रिटर्न वाला हो गया, ये असिस्टेंट वाला हो गया। एक इंटरनल कंट्रोल, कंट्रोल यहाँ पे दूसरा आएगा, या कंट्रोल वर्ड यहाँ से जोड़ना पड़ेगा तुमको। प्रिंसिपल कैन कंट्रोल द प्रोग्रेस ऑफ वेरियस ऑडिट, प्रिंसिपल मतलब जो मेन पार्टनर है वो कंट्रोल कर पाएगा कौन सी ऑडिट का कब चलना है, कहा अपन कितनी प्रोग्रेस है ऑडिट की, एंड ताकि पता पड़ जाए कि कब चेक करना है, कब मतलब नेक्स्ट ईयर, कब मतलब कब पूछेगा कब चेक करना है, मैं बोलूंगा नेक्स्ट ईयर, कब करना है, सक्सीडिंग है नेक्स्ट ईयर। इट सर्व एज ए गाइड फॉर ऑडिट
और सक्सीडिंग ईयर फॉर सक्सीडिंग ईयर। और बाकी अगर तुमको यू याद नहीं करना होना तुम कुछ रीड मारोगे तो भी अपने आप याद हो जाएगा। ऑडिट प्रोग्राम के क्या बेनिफिट होने चाहिए भाई, असिस्टेंट को क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा तो उसके लिए काम करना इजी रहेगा कंपैरेटिवली। अगर केवल मेंटल बेसिस पे काम करते तो बहुत डेंजर हो जाता भाई, पता नहीं ऑडिट कैसे होती, सिस्टमेटिक मैनर में होती ही नहीं। और वहां पे अपन हर प्रोग्राम पे सिग्नेचर डाल देंगे, इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डिसाइड हो जाएगी, ये बंदा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो मेन फिर पार्टनर होगा वो कंट्रोल भी कर पाएगा प्रोग्रेस क्या है ऑडिट की। और जो नेक्स्ट ईयर भी अगर जब अपन ऑडिट करेंगे तो वो प्रोग्राम मदद करेगा अपन को कि पिछली बार ऐसे ऑडिट करी थी, इस बार भी ऐसे ऐसे करनी चाहिए, कुछ मॉडिफाई करना चाहिए। ओके ओके सो अब अपन ने डिस्कस कर लिया इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। नाउ वी हैव टू डिस्कस द डिसएडवांटेज ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। एडवांटेज तो कर लिया, अब डिसएडवांटेज, हर चीज के हर एक कॉइन के दो साइड होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। तो अब अपन ने एडवांटेज डिस्कस कर लिया, अब डिसएडवांटेज क्या है। या देखो अगर मतलब जनरली मेरे को पसंद नहीं आता जब कोई मुझे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दे दे और मुझे कोई बोल दे कि अब ऐसा ऐसे एग्जैक्ट ऐसा ऐसा काम करना है, तो मेरा तो क्लेरिकल काम हो गया। मैं यहाँ पे काम करने आ रहा हूँ, तुम तुम्हारी सिचुएशन लो, तुम वहाँ पे ऑडिट करने जाओ, तुम तुम्हारा दिमाग ही यूज नहीं ले पा रहे हो, तुमको तो बिल्कुल एक दे दिया कि ऐसा ऐसा कर ले, ऐसा चेक कर ले, ये इनवॉइस उठा के ये चेक कर ले, ये इनवॉइस उठा के ये चेक कर ले, यहाँ पे ये प्रोसेस लगा दिया, यहाँ पे प्रोसेस लगा दिया, मतलब सेंस ही नहीं निकला, काम करने में मजा नहीं आ रहा। रीजन बीइंग पूरा मैकेनिकल वर्क हो गया, मैं कुछ नया इनिशिएटिव ही नहीं ले पा रहा। कुछ नया इनिशिएटिव लेने के लिए बोलूंगा, सामने वाला सीनियर बोल देगा कि जो लिखा है चुपचाप वो कर ले, ज्यादा अपना दिमाग मत लगा। तो बिल्कुल मैकेनिकल वर्क हो गया, कुछ इनिशिएटिव नहीं ले पा रहा, बिल्कुल रिजिड और इनफ्लेक्सिबल हो गया, बिल्कुल रिजिड और इनफ्लेक्सिबल हो गया। तो मेरे सारे तुम मतलब मैं, मेरे सारे असिस्टेंट या सब मैं असिस्टेंट हूँ तो सब इनफिशिएंट हो जाएंगे ना, सारे के सारे इनफिशिएंट हो जाएंगे, मतलब नहीं निकलेगा, बिल्कुल मैकेनिकल वर्क हो जाएगा, कोई नया इनिशिएटिव ही नहीं ले पा रहा। रीजन भी क्योंकि बिल्कुल रिजिड और इनफ्लेक्सिबल है चीजें, तो बिल्कुल रिजिड और इनफ्लेक्सिबल है ना, कुछ भी नई चीज तो मैं कर ही नहीं पा रहा, वो सीनियर दबा रहा है, अगर मैं कुछ भी नया बोलने को बोल रहा हूँ कि नहीं चुप हो जा, जो बोला है चुपचाप वो ही काम कर, उससे आगे को नहीं करना है, तो उस वजह से असिस्टेंट बिल्कुल इनफिशिएंट हो जाएगा। So work may become mechanical. Work may become mechanical, carried out without any understanding of object. Kill the initiative of efficient. Hard and fast audit program में kill the initiative of efficient assistants. ठीक है, so इस initiative kill कर देगा efficient assistant का, और वो inefficient बना देगा उनको। वैसे इसका मतलब अलग है पॉइंट का, तुम पढ़ लेना ध्यान से। और बाकी क्यों, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि वो रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल होता है, रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल होता है, मैकेनिकल होता है, रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल होता है, तो मैं नया इनिशिएटिव नहीं ले पाऊंगा, इस वजह से असिस्टेंट इनएफिशिएंट हो जाएंगे, असिस्टेंट इनएफिशिएंट हो जाएंगे। ओके इन एस्टेब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट, मेरे को कुल मिला के ऑडिट स्ट्रेटेजी बनानी है, उसके पहले मेरे को मेरा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव समझना पड़ेगा कि मेरा रिपोर्टिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरे रिपोर्टिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव मतलब हो सकता है मैं इंटरनल ऑडिट के लिए मेरे को बंदे को अपॉइंट करा है, या मेरे को एक स्पेशल ऑडिट के लिए अपॉइंट करा है कि मेरे को बोरिंग की चीजें देखनी है, या मतलब जो भी कि मेरे को बैंकर ने अपॉइंट करा है, शेयर होल्डर ने अपॉइंट करा है, किसने, एक हर एक ऑडिट का एक ऑब्जेक्टिव होता है ना फाइनल। जनरल अपन जो स्टैंडर्ड ऑडिटिंग पढ़ते हैं उसके अंदर तो जनरली होता है कि अपन को शेयर होल्डर ने रखा होता है, वो कंपनीज एक्ट का होता है, अदरवाइज टैक्स ऑडिट भी होता है, जीएसटी ऑडिट भी होता है, अलग अलग स्पेशल ऑडिट खूब सारे होते हैं। सो उस हिसाब से मेरे को देखना पड़ेगा मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। तो वो मैं कैसे पता करूंगा, उसके लिए मुझे पहले मैनेजमेंट से मीटिंग करनी होगी, मैनेजमेंट के पास जाऊंगा, मैनेजमेंट से मीटिंग करूंगा, उनको बोलूंगा आपको कब कौन सी रिपोर्ट चाहिए, मैं उनको बोलूंगा आपको कब और कौन सी रिपोर्ट चाहिए, कब मतलब आपको इंट्रीम में चाहिए होगी, फाइनल में चाहिए होगी, ऑडिट के इंट्रीम में चाहिए होगी, मतलब बीच बीच में चाहिए होगी या फाइनल में चाहिए होगी। वो बोलेगा मुझे फाइनल के अंदर ही चाहिए, बोलेगा मुझे फाइनल में ही चाहिए, एंट्री में मत देना, तो उसको पहले बोल दूंगा, फिर भाई फाइनल में ही दूंगा मैं, थ्रू आउट द ऑडिट तू उंगलियां मत करते रहना मेरे को कि कितनी प्रोग्रेस हुई तेरे ऑडिट की, क्या हुई, वो सब मेरे को नहीं चलेगा, फाइनल में चाहिए तेरे को, फाइनल में पकड़ा दूंगा मैं तेरे को ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, तो मेरे को रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव कैसे पता करना है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव पता करने के लिए मुझे पहले मैनेजमेंट से जाके अज्यूम करो, मुझे मैनेजमेंट से जाके मिलना पड़ेगा, मैं मैनेजमेंट से जाके मिलूंगा, उससे पूछूंगा आपको कब कौन सी रिपोर्ट चाहिए होगी, कब मतलब आपको इंट्रीम में चाहिए होगी, फाइनल में चाहिए होगी, बोलेगा मुझे फाइनल में चाहिए, तो फाइनल में चाहिए, मैं बोलूंगा भाई तो फाइनल में दे दूंगा, इंट्रीम पे थ्रू आउट द ऑडिट उंगलियां मत करना कि क्या प्रोग्रेस है ऑडिट की, क्या है वो सब मेरे को नहीं जमेगा। मीटिंग फिक्स करूंगा, मीटिंग विद द मैनेजमेंट, रिपोर्ट कब कौन सी चाहिए होगी, डिस्कशन विद द मैनेजमेंट, एक्सपेक्टेड टाइप कौन सी टाइप की रिपोर्ट कब चाहिए होगी, मतलब टाइमिंग ऑफ रिपोर्ट टू बी इशू, मतलब इंट्रीम के अंदर चाहिए या फाइनल स्टेज पे चाहिए। फिर उस हिसाब से मैं उसको बोल दूंगा, अगर वो बोलेगा फाइनल पे चाहिए तो मैं बोलूंगा थ्रू आउट द ऑडिट,
मेरे को उंगलियां मत करना कि क्या स्टेटस प्रोग्रेस चल रहा है थ्रू आउट द ऑडिट, क्या स्टेटस चल रहा है ऑडिट वर्क का, मेरे को उंगलियां मत करना, मैं अपने हिसाब से कर दूंगा, तेरे को रिपोर्ट इशू दे दूंगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, फैक्टर दैट वुड बी कंसिडर इन डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लेन। ऑडिट प्लेन बनाना हूं मैं, तो दिमाग में कौन कौन से फैक्टर में रखूंगा ऑडिट प्लेन बनाते वक्त। मैं ऑडिट प्लेन बना रहा हूं तो मैं दिमाग में सबसे पहले रखूंगा कि सबसे पहले मेरे को प्लेन बनाने से पहले देखूंगा कि मैं कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग ऑडिट कर रहा हूं। मैंने बोला ना कंपनी है, जीएसटी, तो जीएसटी ऑडिट हट गई आजकल, फिर भी टैक्स ऑडिट होती है, और जो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी अंदर, मतलब कॉर्पोरेटिव एक्ट जो होता है, कॉर्पोरेट सोसाइटी एक्ट जो होता है, सोसाइटी के अंदर अलग अकॉर्डिंग होती है, ऑडिट होती है, फैक्ट्री एक्ट का भी एक अलग ऑडिट होता है ना, सब बहुत अलग अलग तरह की ऑडिट होती है। मैं देखूंगा कौन सा एक्ट के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मेरे को कौन सी लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट लग रही है ऑडिट करते वक्त, मेरी क्या रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली। पहले मैं प्लानिंग में पहले खुद तो देखूंगा ना कि लो क्या बोलता है, किसके अकॉर्डिंग ऑडिट कर रहा हूँ, मेरी क्या रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है, मुझे कौन सी रिपोर्ट इशू करनी है। पहले मुझे पहले स्टार्टिंग का चीजें तो देखनी पड़ेगी ना ऑडिट एक्सेप्ट करते वक्त, फिर उसके बाद सब हो गया, उसके बाद मैं करूंगा कि मुझे एएस, मुझे इंश्योर करना है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मतलब अकाउंटिंग पॉलिसी स्टैंडर्ड ऑडिटिंग सब कुछ फॉलो करके ऑडिट करूं। एएस एसएस वगैरह सब कुछ अच्छे से करके ही मेरे को फॉलो ऑडिट करनी है। एएस एसएस वगैरह सब कुछ फॉलो करके मुझे ऑडिट करनी है। क्या करना है, पहले मैंने रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट में पता करना कि लीगल रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे कौन सी रिपोर्ट इशू करनी है, वो सब मैंने पता कर लिया। अब उसके बाद मैं ध्यान से देखूंगा कि मेरे को एएस और एसएस दोनों फॉलो होने चाहिए। एएस एसएस वगैरह, मतलब एएस मतलब अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सब फॉलो होने चाहिए। और अब मैं मेन उन एरिया पे ध्यान दूंगा, मैं कौन से एरिया पे ध्यान दूंगा जहां पे रिस्क एरर फ्रॉड ज्यादा है, मैं उन एरिया पे पहले ज्यादा ध्यान दूंगा जहां पे रिस्क एरर फ्रॉड ज्यादा है। और जो वो मुझे एरिया मिले कि यहाँ पे रिस्क एरर फ्रॉड ज्यादा है, तो मतलब वो ज्यादा मटेरियल एरिया है, ज्यादा मटेरियल एरिया है, वहां पे मैं इंटरनल कंट्रोल पे रिलाई करूंगा ही नहीं। वो मटेरियल एरिया है ना, वहां पे मैं इंटरनल कंट्रोल पे रिलाई करूंगा ही नहीं। तो उन अच्छे खासे फ्रॉडुलेंट एरिया पे मैं जितने भी मेरे पास रिसोर्सेज है, अदर ऑडिटर को भी ले लूंगा, मेरे स्टाफ को भी बुला लूंगा, एक्सपर्ट को भी रख लूंगा, खुद भी जुट जाऊंगा कि अब तो मुझे एविडेंस वहां के ज्यादा से ज्यादा एविडेंस इकट्ठे करने, मुझे उधर ज्यादा से ज्यादा एविडेंस इकट्ठे करने उन हाई रिस्क एरिया से। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे देखना पड़ेगा कौन सा एक्ट के अकॉर्डिंग ऑडिट हो रही है, क्या रिस्पॉन्सिबल है, मतलब लीगल एंड स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट क्या लगेगी इस ऑडिट पे, मेरी क्या स्टैट्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, एंड मेरे को कौन सी रिपोर्ट कब इशू करनी है, तो मैंने वो नॉर्मल चीजें देखी। ठीक है, अब उसके बाद मुझे एएस और एसएस दोनों फॉलो करने, मैंने कहा था एएस यहाँ पे देखो अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द क्लाइंट एंड चेंजेस इन द पॉलिसी, मुझे वो भी देखना पड़ेगा। न्यू अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट ऑफ ऑडिट, वो भी फॉलो करना पड़ेगा। फिर मुझे देखना हाई रिस्क वाला, अब ये जो तीनों पॉइंट है ना, मतलब तीन क्या है, बहुत सारे पॉइंट इस वाले रिस्क वाले एरिया से तुम्हारे कवर हो जाएंगे। ये तीनों एक तरह की स्टोरी है, मुझे वो हाई रिस्क वाले एरिया को पकड़ना है, वो एरिया जहाँ पे रिस्क एंड फ्रॉड, एरर एंड फ्रॉड ज्यादा हो। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट एरिया, वो एरिया जहाँ पे एरर एंड फ्रॉड ज्यादा हो, वो एरिया जहाँ पे एरर एंड फ्रॉड ज्यादा हो। कंडीशन रिक्वायरिंग स्पेशल अटेंशन मटेरियल एरर एंड फ्रॉड। अब जहाँ एरर एंड फ्रॉड ज्यादा है, मतलब वहाँ पे मटेरियल वो बहुत ज्यादा मटेरियल एरिया है, तो मुझे इंटरनल कंट्रोल पे वहाँ पे कम रिलाई करना है, वहाँ पे इंटरनल कंट्रोल पे कम रिलाई करना है। सेटिंग अप द मटेरियलिटी लेवल, मटेरियलिटी लेवल वहाँ पे सेट करूंगा, वहाँ पे मुझे इंटरनल कंट्रोल पे कम रिलायंस करना है, रिलायंस ऑन द इंटरनल कंट्रोल। और अब वो उन हाई रिस्क एरिया पे मेरे सारे रिसोर्सेज लगा दूंगा एविडेंस लेने के लिए। मुझे वहाँ पे एविडेंस देने के लिए सारे रिसोर्सेज, अदर ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर, एक्सपर्ट, मेरा स्टाफ, सब कुछ, अदर ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर, एक्सपर्ट, मेरा स्टाफ, जॉइंट ऑडिटर को भी सब कुछ लगा दूंगा कि आके मेरे को एविडेंसेस लाके दो। ठीक है, तो ये अपन ने हो गया कि प्लेन बनाते हो क्या क्या फैक्टर ध्यान में रखने हैं। नाउ वो मूव ऑन टू द फैक्टर फॉर डिसाइडिंग बेंचमार्क। ऐसे 320 तुमने पढ़ा होगा। तो अब मटेरियलिटी अपन डिसाइड करते हैं तो कुछ बेंचमार्क लेना पड़ता है, मटेरियल डिसाइड करने के लिए कुछ बेंचमार्क लेना पड़ेगा ना। बेंचमार्क तो समझते होंगे, स्टैंडर्ड होता है कि किसी चीज को कंपेयर करना है, इवेल्युएट करना है, तो किसी के कंपैरिजन में इवेल्युएट करना पड़ेगा, तो जो किसी के कंपैरिजन में करते हैं तो वो बेंचमार्क होता है। जैसे अपने लिए होता है इंडियंस घरों के अंदर अपने होता है शर्मा जी का लड़का, शर्मा जी के लड़के ने ये कर लिया, शर्मा जी के लड़के ने वो कर लिया, तो दैट्स बेंचमार्क। तो वो बेंचमार्क अपन को डिसाइड करने के लिए तो यहाँ पे बेंचमार्क कैसे लेंगे, अपने इंडिया के जो बेंचमार्क है वो है अपने पॉलिटिशियन, अपने जो इंडिया के बेंचमार्क है वो कौन है, अपने पॉलिटिशियन। सच्चाई मत मान लेना तो मेरी बात को, ठीक है ना। चलो, तो मैं अपने इंडिया के जो बेंचमार्क है वो अपने हैं पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन अब मैं जो भी अलग अलग तरह के 3-4 पॉलिटिशियन है, 4-5, अरुण जेटली जी, मोदी जी, आडवाणी जी, अमित शाह, स्मृति ईरानी, ये नाम तो तुम्हारे मुंह पे यूं तो रटे हुए होंगे, अरुण जेटली, मोदी जी, स्मृति ईरानी, आडवाणी जी, अमित शाह, ये नाम रटे हुए होंगे, तुमको ऑलरेडी पता है सारा नाम। तो अब बस तुमको ये देखना है कि बंदे का काम क्या होता है। अरुण जेटली जी का क्या काम है, फाइनेंस मिनिस्टर, याद, फाइनेंस मिनिस्टर वाला।
तो एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अरुण जेटली का क्या काम है? फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अरुण जेटली, मोदी जी का मेन काम ही ये यूजर का अटेंशन ग्रैब करना। उनकी स्पीच तुमने सुनी होगी, एक ही बार में यूजर का अटेंशन ग्रैब कर लेते हैं वो स्पीच देते वक्त। मोदी जी का whether the items on which attention of a user of a particular entity financial statement to be focused, attention of user, attention, ठीक है। आडवाणी जी इकोनॉमिक फैक्टर देखते हैं अपने में, इकोनॉमिक वगैरह, इकोनॉमी देखते हैं, अपना ध्यान रखते हैं इकोनॉमी का, तो ठीक है। नेचर ऑफ एंटिटी, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इन विच एंटिटी ऑपरेट, इकोनॉमी देखते हैं ना वो अपने, तो नेचर ऑफ एंटिटी, इकोनॉमिक एनवायरमेंट इन विच एंटिटी ऑपरेट। आडवाणी जी। अमित शाह, मोदी जी को तो तुम जानते होंगे, तो मोदी जी को कंट्रोल मतलब पता नहीं क्या, पर अमित शाह मेन ओनर कौन है तुम समझ रहे होंगे ना, ओनर कौन होता है? मेन तो ओनर पूरा जो गेम खेल रहा है पीछे से वो अमित शाह। तो एंटिटी ओनरशिप, असली ओनरशिप जो पूरी गवर्नमेंट की लेके बैठे महाराज, वो है अमित शाह। ओके, एंटिटी ओनरशिप स्ट्रक्चर। स्मृति ईरानी बड़ी वॉलेटाइल है, बड़ी ही वॉलेटाइल है। स्मृति ईरानी के लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता, वो तो बहुत वॉलेटाइल है, इसके लिए कुछ भी फिक्स नहीं है। स्मृति ईरानी बड़ी ही वॉलेटाइल है। आडवाणी जी इकोनॉमिक फैक्टर है, मोदी जी अटेंशन, सॉरी आडवाणी जी का तो अपना इकोनॉमी है, फिर अरुण जेटली जी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला है, फाइनेंस मिनिस्टर वाला। मोदी जी का अटेंशन तुमको पता ही है, स्मृति ईरानी तो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। अमित शाह ओनरशिप। गॉट इट? चलो नीचे। वेरियस फील्ड फ्रॉम विच द ऑडिटर विल पिक अप द एविडेंस। ऑडिट एविडेंस, ऑडिटर पिकअप कहाँ से कर सकता है एविडेंस? बहुत सारे एरिया होते हैं, किसी भी एरिया से कर सकता है। तो आईएएस डीपीएस बन के मैं एविडेंस कलेक्ट करूंगा, आईएएस डीपीएस बन के मैं एविडेंस कलेक्ट करूंगा। क्या करूंगा? आईएएस डीपीएस बन के मैं एविडेंस कलेक्ट करूंगा, 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 आईएएस डीपीएस बन के मैं एविडेंस कलेक्ट करूंगा। एस का तुम ध्यान रखना, 3 बार एस इधर है, 2 बार इधर है, टोटल 5 बार एस है, टोटल 5 बार एस है, 5 बार है एस। कितनी बार है एस? एस से तुमको पता पड़ेगा एस कैसा दिखता है, 5 जैसा दिखता है ना एस, ये एस ऐसा होता है, 5 भी ऐसा होता है, तो 5 बार एस है, ठीक है ना। गंदी, बड़ी गंदी ट्रिक थी, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, पर याद इससे ही होगा, ठीक है। तो आईएएस डीपीएस, आईएएस डीपीएस, आईएएस डीपीएस, आईएएस डीपीएस बन के मैं एविडेंस कलेक्ट करूंगा। अब तुमको कभी भी एविडेंस का आएगा कि ऑडिटर कहाँ से एविडेंस कलेक्ट करता है, तो एविडेंस से दिमाग में क्या आना चाहिए? आईएएस डीपीएस बन के मैं एविडेंस कलेक्ट करूंगा। एक्स दिमाग में आती पहले तुमको 5 दिमाग में आ ही जाएगा, वो गंदी सी ट्रिक तुम देख ही ली होगी, ठीक है। आईएएस डीपीएस बन के मैं एविडेंस कलेक्ट करूंगा। आईएएस डीपीएस, आई से, चलो डी से शुरू करते हैं। डॉक्यूमेंट्री एग्जामिनेशन से मैं एविडेंस कलेक्ट करूंगा, डॉक्यूमेंट्री, डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन करके। फिजिकल एग्जामिनेशन, डी से डॉक्यूमेंट्री एग्जामिनेशन, पी से फिजिकल एग्जामिनेशन। एस पे एंड में आएंगे अपन, 5 है ना। आईएएस डीपीएस, आईएएस इंटर रिलेशनशिप ऑफ वेरियस अकाउंटिंग डेटा, इंटर रिलेशनशिप ऑफ वेरियस अकाउंटिंग डेटा। ए अर्थमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ ऑडिटर, अब ये हो गया। आईएएस डीपीएस, डी से डॉक्यूमेंट्री एग्जामिनेशन, पी से फिजिकल एग्जामिनेशन। आई ए इंटर रिलेशनशिप ऑफ वेरियस डेटा, आई ए से अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। अब एस पे आता है, एस 5 स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफिशियल एम्प्लॉय, स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफिशियल एम्प्लॉय, और ये तो होगा इंटरनल पार्टी। यहाँ पे क्या होगा? स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन ऑफ इंटरनल पार्टी, और यहाँ पे स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन ऑफ थर्ड पार्टी, स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन ऑफ थर्ड पार्टी। फिर ऐसे सब्सिक्वेंट एक्शन बाय क्लाइंट एंड बाय अदर, या तो सब्सिक्वेंट एक्शन क्लाइंट ने लिया है या फिर अदर इंसान ने लिया है। स्टेट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, सब्सिक्वेंट एक्शन, स्टेट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, सब्सिडरी एंड मेमोरेंडम रिकॉर्ड, सब्सिडरी एंड मेमोरेंडम रिकॉर्ड। आईएएस डीपीएस, आई से इंटरनल रिलेशनशिप ऑफ वेरियस अकाउंटिंग डेटा, ए से अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, और एस पे बाद में आएंगे डीपी, डी से डॉक्यूमेंट्री का एग्जामिनेशन, पी से फिजिकल एग्जामिनेशन, एस से था अपना स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेनेशन बाय इंटरनल जितने भी थे मैनेजमेंट एम्प्लॉय वगैरह, और स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन का सेकंड वाला था थर्ड पार्टी से। उसके बाद अपन एस पे आएंगे तो अपना सब्सिक्वेंट एक्शन जो या तो थर्ड पार्टी ने लिया है, बाहर वाले ने लिया है, या फिर क्लाइंट ने लिया है। उसके बाद अपना सब्सिडरी एंड मेमोरेंडम रिकॉर्ड आ गया, फिर एक स्टेट ऑफ इंटरनल कंट्रोल आ गया, ठीक है। चलो, आई होप इट्स फिनिश, या
ओके, सो अपने इसके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑलमोस्ट कवर हो गए हैं। एमसीक्यू का पर्पस के लिए तुमको एक बार आईसीआई मॉडल ऊपर पर से गो थ्रू करनी पड़ेगी, पर रटवाने वाले जितने भी थे, समझने की तो मैंने पहले बोल दिया था, समझना तुमको खुद को पड़ेगा। अभी नहीं है टाइम और ना समझने, मतलब एमसीक्यू और ट्रू एंड फॉल्स के लिए तुमको समझना पड़ेगा, एग्री केस सिनेरियो वगैरह के लिए। पर मेन वो तुम खुद भी कर सकते हो। मेन जो मैं चाहता था वो सेम रिवीजन डाल देता जो लोग बाग डालते हैं, पढ़ा के रीडिंग कराते रहता, वो तुम भी कर सकते हो। मैं कुछ स्पेशल नहीं करा देता तुमको, रीडिंग करा के समझा के। तुम में इतना दिमाग है, तुम खुद पढ़ के, इंग्लिश पढ़ के उसका इंटरप्रिटेशन कर सकते हो, बहुत नॉर्मल है। कोई भयंकर वाला कॉम्प्लेक्स नहीं है ऑडिट समझना, ठीक है, वो तुम समझ रहे हो। पर याद करना बहुत बड़ी दिक्कत है, उसकी ट्रिक वगैरह बनाना, रिटेन करना, उसके लिए मैं तुमकी मदद करूंगा तुम लोगों की। ओके, सो अपन नेक्स्ट चैप्टर में फटाफट मिलते हैं। प्लेलिस्ट का मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, सारे चैप्टर अपलोड होंगे अपने। ओके, चलो टिल दैट टाटा बाय बाय, सी यू।